हेलो एंड वेलकम। तो आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि कैसे ओबीगाइनी हिस्ट्री लिखते हैं। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें आपको बताया था कि ओबीगाइनी पेशेंट से क्या क्या क्वेश्चन किए जाते हैं इंटरव्यू के बारे में। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि कैसे हिस्ट्री लिखते हैं। तो ओबीगाइनी हिस्ट्री लिखने के लिए तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं हम लोग, डेट एंड टाइम। तो डेट एंड टाइम जब का आप हिस्ट्री मतलब कि जिस दिन आप इंटरव्यू ले रहे हो, ठीक है, तो डेट एंड टाइम लिखना है, उसका डेट, फिर टाइम, सॉरी टाइम भी लिखना है आपको, जैसे 2 PM, ठीक है, तो टाइम भी लिखना है। फिर क्या करना है आपको, लिखना है सोर्स। सोर्स पेशेंट है या इसका मदर है या फादर है, मतलब जो भी हो सोर्स लिखना है। ठीक है, अगर पेशेंट सोर्स है तो रिलायबिलिटी 100% होगा। अगर दूसरा होगा कोई मदर या हस्बैंड कोई भी, तो उसका रिलायबिलिटी क्या होगा, 100 से कम होगा। तो ये मैंने आपको बताया था उस वीडियो में। फिर चलिए इसको, इसके बाद लिखते हैं हम लोग जनरल डाटा में। उसमें क्या लिखते हैं, पहले लिखते हैं नेम प्रिया वर्मा, फिर एज, फिर उसके बाद लिखते हैं ओबी स्कोर। ठीक है, ओबी स्कोर लिखते हैं। फिर ये लिखते हैं कि एओजी कितना तो ये प्रेग्नेंट लेडी है तो उसका एओजी लिखेंगे 38 वीक्स एंड 4 डेज ऑफ एओजी। फिर नेशनलिटी लिखेंगे, फिर उसका लिखेंगे और क्या करती है मतलब, तो फिर जॉब, फिर उसका सिंगल मैरिड वो लिखना है, फिर डेट ऑफ बर्थ लिखना है, फिर प्लेस ऑफ बर्थ, फिर लिखना है आपको एड्रेस, फिर उसके बाद आपको लिखना है कि कब वो एडमिट हुई थी, तो डेट ऑफ एडमिशन, डेट ऑफ एडमिशन लिखना है। उसके बाद तो एडमिटेड ऑन March 12, 2020 एट, फिर किस हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी, मतलब तो मतलब जिस हॉस्पिटल मतलब कि आई है एडमिट, जिसमें आप इंटरव्यू ले रहे हैं, तो उसका नाम लिखना है। और उसमें कितनी बार आ चुकी है, पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार, मतलब नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ एडमिशन। ठीक है, नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ एडमिशन। आप ये हिस्ट्री लिख सकते हैं, यहाँ से कॉपी कर सकते हैं हिस्ट्री। उसके बाद आता है कि मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ओबिगैन हिस्ट्री का। यहाँ पे लिखना है कि मीनार्ड कब हुआ था। ठीक है, पहले तो मीनार्ड कब हुआ था, 12 years old, फिर कितने दिन तक लास्ट किया था मीनार्ड। ठीक है, तो मतलब कि फ्लो कैसा हुआ था, मॉडरेट फ्लो, एक्सेसिव फ्लो, फ्लो लिखना है कैसा फ्लो हुआ। फिर लिखना है कि कितना पैड यूज की थी उस टाइम वो। ठीक है, फिर लिखना है आपको जो उसके बाद जो हुआ था मेंस्ट्रुअल पीरियड, वो कितना दिन के लिए लास्ट किया था। ठीक है, नेक्स्ट वन। उसके बाद लिखना है उसमें कितना पैड यूज की थी। उसके बाद लिखना है कि उसका इसका मेंसेस था इक्वल मतलब रेगुलर था या इरेगुलर था। ठीक है, रेगुलर या इरेगुलर, रेगुलर था तो कितना दिन का साइकिल था वो लिखना है। उसके बाद लिखना है कि वो डिसमेनोरिया मतलब कि एक्सपीरियंस की थी कि नहीं, और डिसमेनोरिया था तो उसके लिए क्या मेडिसिन ली थी या नहीं ली थी। तो क्या लिखना है, एसोसिएटेड कोई सिम्टम्स, या उसके बाद लिखना है कि मेडिकेशन कोई ली है कि नहीं उस टाइम। ठीक है, तो उसके बाद लिखना है कि उसका इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, मतलब कि दो मेंस्ट्रुअल साइकिल के बीच में पेशेंट का ब्लीडिंग हुआ था या नहीं। ठीक है, उसके बाद लिखना है कि पेशेंट ओरल कंट्रासेप्टिव मतलब कि ली है कि नहीं ली है, वो भी लिखना है। फिर उसके बाद लिखना है कि एल एम पी बोलते हैं लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे हम लोग पता करते हैं EDC AOG जो भी हो। ठीक है, फिर उसके बाद पता करते हैं पास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड PMP। तो उसके बाद क्या है, लिखते हैं ओबी हिस्ट्री। ओबी हिस्ट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ पे क्या लिखते हैं, ओबी स्कोर। तो ओबी स्कोर में G फॉर ग्रेविडा, ग्रेविडा मतलब कि कितनी बार प्रेग्नेंट हो चुकी है, नंबर ऑफ टाइम्स प्रेग्नेंट, नंबर ऑफ टाइम्स प्रेग्नेंट इसको बोलते हैं ग्रेविडा। P मतलब क्या होता है, पैरिटी, पैरिटी मतलब कि नंबर ऑफ टाइम्स डिलीवर्ड मोर देन 20 वीक्स, मतलब कि 20 हफ्ता से ऊपर का डिलीवरी जो है कितनी बार हुआ, उसको बोलते हैं पैरिटी। तो ये F मतलब हो गया फुल टर्म, P मतलब कि प्री टर्म, F की जगह पे आप T भी लिख सकते हैं, तो T मतलब टर्म, P प्री टर्म, A फॉर एबॉर्शन, L फॉर लिविंग। तो यहाँ जो आपका है ओबी स्कोर, इसको बताते हैं ये क्या है, G3,
मतलब कि ये लेडीज जो है 3 बार प्रेग्नेंट हो चुकी है। फिर P1 मतलब कि एक बार ये बच्चे को जन्म दे चुकी है, एक ही बार बच्चे को जन्म दे चुकी है, जो कि 20 हफ्ता से ऊपर, 20 वीक से ऊपर था। फिर उसके बाद ये बच्चे का जन्म क्या हुआ था, टर्म, मतलब कि बच्चे का जन्म क्या हुआ था, टर्म हुआ था, फुल टर्म हुआ था, ठीक है। तो इसलिए T1। फिर प्री टर्म नहीं हुआ क्योंकि एक ही बच्चा है तो 0। फिर एबॉर्शन नहीं हुआ। फिर सॉरी एबॉर्शन हुआ, एक एबॉर्शन हुआ। और लिविंग, ये बच्चा जो लिया फुल टर्म, ये क्या है, लिविंग है। तो ये हो गया आपको ओबीएस कोड। ओबीएस कोड में आपको लिखना है कि प्रीवियस प्रेगनेंसी के बारे में। तो G1 मतलब ग्रेविडा 1, तो फर्स्ट टाइम जो प्रेग्नेंट हुई थी तो उस टाइम बच्चे का जन्म दी थी, उसके बच्चे का 39 वीक का था, मतलब कि बच्चा क्या था, फुल टर्म। उसके बाद लिखना है इसमें कि ग्रेविडा 1 के बारे में, कितने तारीख को डिलीवरी हुआ था, डेट। फिर लिखना है आपको हॉस्पिटल कहाँ डिलीवरी हुआ था। फिर आपको लिखना है कि एओजी मतलब कि कितने वीक का था डिलीवरी। फिर उसके बाद पूछना है कि लेबर जो हुआ था कितने घंटे। उसके बाद पूछना है कि ये डिलीवरी का मोड क्या था, एनएसवीडी था या नॉर्मल था। फिर पूछना है बच्चे का वेट कितना था। फिर बच्चे का सेक्स, मेल या फीमेल। वैसे ही ग्रेविडा 2 के बारे में पता करना है। तो जितना भी ग्रेविडा हो, मतलब कि जितनी बार प्रेग्नेंट हो उसके बारे में लिखना है 1 2 3 ऐसे। तो सेकेंड बार ये अबॉर्शन हुआ था, अबॉर्शन में भी लिखना है कि कितने डेट को अबॉर्शन हुआ था, किस हॉस्पिटल में अबॉर्शन करवाई थी, अबॉर्शन स्पॉन्टेनियस था कि नहीं, उसका पता करना है कि ये जो कितने दिन हॉस्पिटल में रही थी, कोई कॉम्प्लिकेशन था कि नहीं, ये भी आपको नोट करना है। फिर थर्ड टाइम ये अभी प्रेजेंट प्रेगनेंसी है, इसमें आपको एलएमपी लिखना है। फिर एलएमपी से आप एडीसी निकाल सकते हैं। मैंने बताया था कि पिछले वीडियो में कि एडीसी कैसे निकालते हैं। एडीसी के लिए डेट में +7 करते हैं, मंथ में क्या करते हैं -3 करते हैं, और ईयर में +1 करते हैं। तो इस रूल से क्या हम लोग एडीसी निकाल सकते हैं। जैसे एग्जांपल में यहाँ देखिए 15 में +7 -3 +1, तो क्या हो गया 15 7 22। जून 6 -3 क्या हो गया मार्च 3 2029 1 2020। उसके बाद एओजी निकालते हैं, एज ऑफ रजिस्ट्रेशन। इसको आप नॉर्मली काउंट कर सकते हैं एलएमपी से, जैसे जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, जैसे ऐसे हो। फिर उसके बाद लिखना है कि पेशेंट का कोई हिस्ट्री है कि नहीं, एक्टोपिक प्रेगनेंसी का कि नहीं, ये भी नोट करना। उसके बाद आते हैं प्री नेटल हिस्ट्री। प्री नेटल हिस्ट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या पता करना है कि फर्स्ट प्री नेटल चेकअप कब हुआ था। तो फर्स्ट प्री नेटल चेकअप जो हुआ था उसका डेट लिखना है। उसके बाद लिखना है कि किसके द्वारा हुआ था, डॉक्टर थी या कौन था, उसका लिखना है आपको कि ये। उसके बाद रेगुलर चेकअप के लिए गई या इरेगुलर गई, वो लिखना है। फिर प्रीनेटल चेकअप पे कौन कौन सा टेस्ट हुआ, सीबीसी हुआ, यूरिन एनालिसिस हुआ, अगर नहीं हुआ वो भी लिखना है कि ये टेस्ट नहीं हुआ। अगर हुआ तो उसका रिजल्ट क्या था। तो यूरिन एनालिसिस, फास्टिंग ब्लड शुगर, HbS-AG जो आपका है, फिर HIV, और जब सारा टेस्ट क्या हुआ था नेगेटिव। अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लिखना, नेगेटिव तो नेगेटिव, लेकिन लिखना ज़रूर है। फिर उसके बाद लिखना है कि कोई दवा वो ली थी कि नहीं, तो दवा ली है ट्राइहेमिक-1 टेबलेट। तो टेबलेट जो ली है ये कितने दिन के लिए ली थी, फ्रीक्वेंसी क्या था। फिर लिखना है कि अल्ट्रासाउंड कब हुआ था तो डेट लिखना है, उसका रिमार्केबल था या नहीं। फिर लिखना है कि और कोई वैक्सीनेशन उस टाइम ली थी, जैसे ये टेटनस ली है तो 2 डोज ऑफ टेटनस टॉक्सॉइड, और कितना डेट को दिया था वो है। और कोई दूसरा इलनेसेस था कि नहीं, तो इसके पास कोई इलनेस नहीं था। फिर लिखना है क्विकनिंग जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्विकनिंग जो है कितना वीक पे महसूस किया गया है, तो वीक लिखना है। फिर प्रेगनेंसी के दौरान कितना वेट गेन किया गया वो भी लिखना है। प्रेगनेंसी के दौरान ब्लड प्रेशर कितना था, तो यूजुअल यहाँ पे 110/70। फिर लिखना है कि लास्ट प्रीनेटल चेकअप कब हुआ था, ठीक है। तो फर्स्ट प्रीनेटल चेकअप लिखना है, लास्ट, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आए कॉन्ट्रासेप्टिव हिस्ट्री में, ये कॉन्ट्रासेप्टिव में लिखना है कि ये कोई कॉन्ट्रासेप्शन यूज़ किए थे कि नहीं, यूज़ किए थे, जैसे कॉन्डम या कोई भी है जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज़ किए उसका नाम लिखना है। और फिर ये अगर स्टॉप कर दिए तो क्यों स्टॉप कर दिए, ठीक है। फिर लिखना है कि सेक्सुअल हिस्ट्री के बारे में लिखना है। आप ये लिखने में, ये पूछने में थोड़ा शर्म मतलब महसूस होता है, मतलब कि पेशेंट बताना नहीं चाहता है एक्चुअली, तो ये आप इसको मतलब कि स्किप भी कर सकते हैं सेक्सुअल हिस्ट्री को। फिर आया पास्ट मेडिकल हिस्ट्री।
पास्ट मेडिकल हिस्ट्री में लिखना है कि बचपन में पेशेंट को कौन कौन बीमारी था। तो पेशेंट को मिसल्स था, मम्प्स था, फिर चिकन पॉक्स था, और लेकिन फिर इसको डेट लिखना है कि कितने कब हुआ था ये। तो पेशेंट को डेट याद नहीं है तो भी लिखना है कि कांट रिकॉल डेट। फिर उसके बाद लिखना है कि पेशेंट ने वैक्सीनेशन लिया था कि नहीं बचपन में कोई, तो उसका नाम लिखना है। ठीक है, जैसे यहाँ पेशेंट ने हेपा वैक्सीन लिया है 3 डोज, कब कब लिया है, डोज का भी डेट लिखना है। फिर उसके बाद लिखना है कि बचपन में कोई हिस्ट्री है इलनेसेस का, वो भी लिखना है। फिर लिखना है कि कोई साइकेट्रिक प्रॉब्लम है मतलब कि हुआ था, तो वो भी लिखना है। ठीक है, एडल्टहुड में, तो एडल्टहुड में साइकेट्रिक इंजरीज और कोई सीरियस इलनेसेस वो लिखना है। और बचपन में तो पता ही है मम्स रिबेला वगैरह उसके बारे में। फिर आए पर्सनल एंड सोशल हिस्ट्री में। पर्सनल सोशल हिस्ट्री में क्या लिखना है कि शादी हुआ तो शादी कब हुआ, कितने साल पहले, हस्बैंड का एज क्या है, हस्बैंड हेल्दी है कि नहीं, हस्बैंड का वर्क। फिर लिखना है ये अल्कोहल ड्रिंक करती है कि नहीं, स्मोकिंग करती है कि नहीं। फिर लिखना है आपको कोई ड्रग्स लेती है या नहीं। फिर लिखना है कि एलर्जी किससे है, दवा से है तो कौन सी दवा, धूल से है, मिट्टी से है, मतलब कोई फूड से है तो उसका लिखना है। फिर लिखना है कि ये कितनी साल से काम कर रही है, और इसका एजुकेशन लिखना है आपको, एजुकेशन भी लिखना है पेशेंट का। फिर उसके बाद लिखना है कि पेशेंट जहाँ काम करती है वहाँ पे कोई ऑक्यूपेशनल हैज़ार्ड है कि नहीं, क्योंकि इस पे बच्चे पर असर पड़ता है, ये भी लिखना है। फिर उसके बाद पूछना है कि इनकम जो है सफिशिएंट है कि नहीं फैमिली के लिए। फिर उसके बाद पूछना है कि ट्रैवल ऑफ हिस्ट्री, तो ट्रैवल ऑफ हिस्ट्री भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो भी पता करना है आपको, ये लिखना है पर्सनल एंड सोशल हिस्ट्री में। फिर आता है कि फैमिली हिस्ट्री, फैमिली में लिखना है पापा मम्मी के बारे में, कि पेशेंट के पापा मम्मी के एज कितने हैं, तो एज है। उसके बाद एज के बाद पूछना है कि वो लोग हेल्दी हैं कि नहीं, अगर वो लोग उन लोगों का डेथ हो गया है तो डेथ क्यों हुआ है। ठीक है, वो भी लिखना है। और उसके बाद लिखना, अगर कोई डिजीज़ होगा तो लिखना है कि कौन सा डिजीज़ है। ठीक है, फिर उसके बाद लिखना है कि हेरिडो फैमिलियल डिजीज, मतलब कि पेशेंट के फैमिली में कोई डिजीज़ चलता आ रहा है तो उसका नाम लिखा, जैसे डायबिटीज़ मेलाइटिस और ब्रोंकियल अस्थमा है तो किसको है, पेशेंट के दादा दादी को या पापा मम्मी को, किसको, वो लिखना है। फिर लिखना है कि फैमिली हिस्ट्री, कोई प्रेगनेंसी और ट्यूनिंग का, मतलब ट्यून चाइल्ड का कोई हिस्ट्री है कि नहीं। फिर टॉक्सेमिया ऑफ प्रेगनेंसी का हिस्ट्री है कि नहीं। फिर कोई कॉन्जेनिटल एनोमलीज का हिस्ट्री है कि नहीं, वो भी लिखना है। फिर चीफ कंप्लेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, कि चीफ कंप्लेंट मतलब कि पेशेंट एडमिशन क्यों लेने आए हॉस्पिटल में, तो ये चीफ कंप्लेंट हुआ। तो इस पेशेंट का चीफ कंप्लेंट है कि लेबर पेन की वजह से आई है। फिर हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस में लिखना है कि लेबर पेन कब स्टार्ट हुआ, और मतलब कि ये लिखना है हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, कि कितने दिन पहले स्टार्ट हुआ, कि क्या क्या हो रहा था। तो पेन के लिए आपको पता है, पेन का ये है ना 7 एट्रीब्यूट्स ऑफ सिम्टम्स, जैसे क्वालिटी हो गया, सिवियरिटी हो गया, ऑनसेट हो गया, टाइमिंग हो गया, लोकेशन हो गया, तो ये आपको पूछना है। तो प्रेजेंट कंडीशन स्टार्टेड 20 घंटे पहले हुआ था, एडमिशन से पहले। तो पेन कौन सा टाइप का पेन था, ऑन एंड ऑफ क्रैम्पी पेन, तो ये हो गया पेन का कैरेक्टरिस्टिक्स ऑन एंड ऑफ। ये हो गया 20 आवर ऑनसेट। ये हो गया हाइपोगेस्टिक पेन, मतलब कि लोकेशन। फिर हो गया रेडिएटिंग, तो नॉन रेडिएटिंग, ये हो गया। फिर लास्टिंग फॉर द टाइमिंग 10 सेकेंड के लिए लास्ट करता था, इंटरवल ऑफ 2 to 3 आवर। ठीक है, फिर उसके बाद पूछना है कि पेन का स्कोर सिवियरिटी के लिए, तो पेन इसका स्कोर क्या था, 2 आउट ऑफ 10। ये आपको पेशेंट से पूछना है कि आप 0 to 10 स्केल पे आप पेन को कितना मतलब कि नापते हैं, 2, 3, 4 जो भी हो। तो पेन का एलिवेशन मतलब कि एग्रीवेटिंग फैक्टर क्या था। ठीक है, तो पेन वाज एलिवेटेड बाय द रेस्ट, मतलब रेस्ट लेने से पेशेंट को पेन और बढ़ जाता था। तो फिर नो मेडिकेशन, मतलब कि मेडिकेशन लिया गया कि नहीं, तो आपको एग्रीवेटिंग और डिलीविंग फैक्टर लिखना है। फिर आपको लिखना है कि मेडिकेशन पेशेंट ने लिया कि नहीं लिया, वो लिखना है। तो फिर लिखना है फिर उसके बाद क्या हुआ कि 4 आवर टू प्रायर टू एडमिशन, 4 घंटे पहले ये पेन जो था लास्टिंग फॉर 20 सेकेंड, बट उसके बाद क्या हुआ, पेन बिकम 20 मिनट। उसके बाद पेन जो है ना वो ज़्यादा 20 मिनट पे होने लगा, पहले 2 घंटे पे होता था, 20 मिनट पे होने लगा। फिर उसके बाद क्या हुआ, वेजाइनल डिस्चार्ज हुआ, स्लाइट ब्लडी डिस्चार्ज हुआ वेजाइना से म्यूक्वाइड,
तो पेन वाज नो लॉन्गर डिलीव्ड बाय रेस्ट, सॉरी ये जो है डिलीव्ड है, तो यहाँ पे क्या है पेन जो है डेस्क से डिलीव हुआ था, और यहाँ पे क्या है पेन जो है डेस्क से डिलीव नहीं हो रहा है। फिर उसके बाद कोई मेडिकेशन ये नहीं लिया है। वो पेशेंट अनेबल टू स्लीप एंड सी हैड नो एपेटाइट बट हर्ड यूरिनेशन एंड द बॉल मूवमेंट वेर नॉट अफेक्टेड। तो यूरिनेशन और बॉल मूवमेंट अफेक्टेड नहीं है, लेकिन स्लीप में डिस्टर्बेंसेस आ रहे थे। तो 1 घंटा एडमिशन से 1 घंटा पहले क्या हुआ था कि पेन बहुत ज़्यादा बढ़ गया, और 5 मतलब कि फ्रीक्वेंसी क्या है 5 मिनट्स। यहाँ पे क्या था पहले फ्रीक्वेंसी 20 मिनट होता था पेन, अब क्या होने लगा 5 मिनट पे ही पेन होने लगा, और पेन लास्ट करता था 30 सेकेंड तक, और पेन का जो सिवियरिटी वो भी बढ़ गया। पहले 2 आउट ऑफ 10 था, अब क्या हो गया 7 आउट ऑफ 10। और ये पेन है रेडिएटिंग टू लोअर बैक, और ये पीछे लोअर बैक की तरफ ही रेडिएट हो रहे थे पेन, ठीक है। उसके बाद पूछना है कि वेजाइनल डिस्चार्ज जो हुआ था क्या हो गया था कोपियस, मतलब कि ज़्यादा होने लगा वेजाइनल डिस्चार्ज, इसलिए पेशेंट को यहाँ पे एडमिशन लेना पड़ा। ये हो गया प्रेजेंट इलनेस। फिर करते हैं जनरल सर्विस में, लिखते हैं कि पेशेंट की कंडीशन मतलब देखने से कैसा लगता है। तो पेशेंट अवेक है, अलर्ट है, कोऑपरेटिव है मतलब बात करने में, ओरिएंटेड टू टाइम पर्सन प्लेस, इसके लिए आपको बताऊंगा अगले वीडियो में। फिर एम्बुलेटरी बट लिथर्जिक, मतलब कि लिथर्जिक है पेशेंट। फिर पोस्चर में कोई एबनॉर्मलिटीज़ नहीं है, कोई इनवॉलेंट्री मूवमेंट भी नहीं है, कोई रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस भी नहीं है, और कोई एबनॉर्मलिटी स्पीच में भी नहीं है, ठीक है। फिर हम लोग वाइटल साइन लेंगे। वाइटल साइन में सबसे इंपॉर्टेंट है बीपी आया 110/70, तो उसमें लिखना है कि किस आर्म में लिए हैं और पोजीशन। तो ब्लड प्रेशर का लिखना है कि कौन से पोजीशन में, सिटिंग में, सुपाइन में। आर्म लिखना है कि किस आर्म में लिए हैं, राइट आर्म लेफ्ट आर्म, ठीक है। फिर लिखना है हार्ट रेट, तो हार्ट रेट 85 बीट्स पर मिनट। तो हार्ट रेट लिखना है कि किस आर्टरी में लिए हैं, तो लेफ्ट रेडियल आर्टरी में। और ये रिदम लिखना है कि रेगुलर है कि इरेगुलर, ठीक है। उसके बाद क्या करना है रेस्पिरेटरी रेट लिखना है कि 16 साइकिल पर मिनट। फिर उसका लिखना है कि इरेगुलर की रेगुलर। फिर लिखना है कि नॉर्मल डेप्थ ब्रीथिंग का, या मतलब कि ज़्यादा फोर्सफुल ब्रीथिंग, वो लिखना है। फिर लिखना है कि टेम्परेचर मेजरमेंट जो किए हैं कहाँ पे किए, लेफ्ट एक्जिला में या ओरल टेम्परेचर जो भी हो। फिर पेशेंट का वेट लिखना है। फिर हाइट लिखना है। वेट हाइट से क्या हम लोग करते हैं बीएमआई निकाल लेते हैं। बीएमआई इक्वल टू क्या होता है वेट अपॉन हाइट, और इसको किलो अपन मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे 61 किलो का 61 किलो। उसके बाद हाइट जो है 5 फीट को चेंज करेंगे इसमें इंच में, तो 5 12 जा 60 प्लस 3 तो कितना हो गया 63 इंच। इसको 2.454 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेंटीमीटर में आएगा, फिर उसको कन्वर्ट करेंगे मीटर में, तो वहाँ पे मीटर का स्क्वायर जितना है उसको फिर वो क्या होगा बीएमआई। फिर फिजिकल एग्जामिनेशन में स्किन के एग्जाम लेते हैं। फिर हेयर का मैं फिजिकल एग्जामिनेशन पर अलग वीडियो बनाऊंगा। तो स्किन, हेयर, फिर नेल हो गया, फिर हेड हो गया, फिर नेक का, ईयर, नोज, आइज, माउथ एंड थ्रोट, नर्वस सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एब्डोमेन, बेस्ट एंड एक्जिला, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम, यूरिनरी एंड फेमल जेनिटल सिस्टम। ये जो है ना फिजिकल एग्ज़ाम लेते हैं। उसके बाद रिव्यू ऑफ सिस्टम देखते हैं, रिव्यू करते हैं सिस्टम में क्या रोल। उसके बाद डिफरेंशियल डायग्नोसिस लिखते हैं। फिर उसके बाद क्लिनिकल इम्प्रेशन लिखते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। फिर उसके बाद क्या करते हैं ट्रीटमेंट एंड मैनेजमेंट, ठीक है। तो ये हो गया आपका ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी हिस्ट्री। तो ये आपको कोई सुझाव होगा तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और मैं आपको कमेंट बॉक्स में लिंक दे दूंगा कि ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी हिस्ट्री जो है उसका इंटरव्यू के लिए क्या क्या क्वेश्चन पूछते हैं, उसका मैं इसमें लिंक दे दूंगा। तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।